बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है, दूसरा रुख ज्यादा अहम होता है। हम आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो मीडिया में डिस्कस ही नहीं हो रहे, जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि हुकूमत ने आखिर अपने साथ कर क्या दिया है, जिसका उसको आने वाले दिनों में पता लगेगा। पहले तो आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि सब जो हो रहा है ये किस तरह से किया जा रहा है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नोट और वोट ये कभी पाकिस्तान से खत्म नहीं हो सकते, तो उन्होंने खुद ही बता दिया तरामीम किस तरह हुई है, और उसके लिए ये वीडियो भी देखिए। अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा, क्लैरिटी रखे। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि जी अब बाप के बाप से पंगा कोई नहीं लेगा अगले 65 साल तक। ठीक है, बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा, क्लैरिटी रखे इसमें। और दूसरा ये वाली विक्ट्री। अच्छा, अब आगे आपने देखना है, ये हमेशा याद रहेगा ये वीडियो, और ये बार बार कहीं ना कहीं आपको मुस्तकबिल में भी नजर आएगी। एक तो उन्होंने बता दिया कि बाप के बाप की वजह से सारा कुछ हुआ है, तो इसमें पार्लियामेंट की क्या औकात है वो, और फिर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसके अलावा इसहाक डार हो जाएं, वजीर कानून हो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी है, ताकि मौलाना फजल रहमान साहब जो सब इस तरमीम में शामिल हैं, उनके बारे में क्या कहा है उन्होंने, उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, सुनिए। ये वाली, तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री है। उन्होंने कहा ये जरा गौर से देखिएगा, उन्होंने बताया है कि ये कौन सी विक्ट्री है, इशारा देखिए जरा, क्लैरिटी रखे उसमें। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली, तो जब ये वाली विक्ट्री है तो ये, मुझे ये इशारा करते हुए चूंकि शर्म आ रही है, मैं आपको इतना बता दूं, उन्होंने कहा कि ये वाली विक्ट्री नहीं है, जिस तरह आमतौर पर विक्ट्री का निशान इस तरह से बनाया जाता है, ये 20 है विक्ट्री, उन्होंने कहा ये वाली विक्ट्री नहीं है, उन्होंने पूरा बाजू बताकर इशारा करके बताया है तो ये वाली विक्ट्री है। तो ये है पार्लियामेंट की और उसकी औकात। क्लैरिटी रखे उसमें। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली, तो आपने देख लिया, ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री, ये वाली विक्ट्री है और बहुत जबरदस्त विक्ट्री है। ये बाप के बाप के लिए ये सारी विक्ट्री है और उनके लिए सारा कुछ हुआ है। इसके अलावा परिंदों का भी उन्होंने बता दिया कि भाई डिग्गी में और भी परिंदे हैं, वो भी निकालने हैं। तो और पहले आपने देखा सेनेट में 2 परिंदे लाए गए, वो मेंगल साहब के थे। अब 5 तहरीके इंसाफ के लोग भी जो लापता थे वो भी सामने लाए गए हैं, और उनको बड़ी सिक्योरिटी में रखा गया, छुपा के रखा गया। पता लगा जैसी कौमी असम्बली में वोटिंग होगी सिर्फ उस वक्त उनकी रुनुमाई की जाएगी, जिनको परिंदे कहा जा रहा है, जिनको पकड़ा गया, कैद किया गया। ये याद रखा जाएगा ये किस तरह से आईनी तरमीम की गई थी, ये कोई भूल नहीं सकता। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काबू कर लिया, सोशल मीडिया पे हकीकत सामने आ जाती है, और फैसल वाडा साहब जैसे लोग खुद बता देते हैं कि हमने परिंदे डिग्गी में कैद किए। अभी तो डिग्गी को बगैर ही हो गया, डिग्गी में भी नीचे आ गए, वो कह रहे हैं आज नीचे आ जाएं, अभी तो डिग्गी वालों के बगैर हो गया, अभी डिग्गी वाले परिंदे तो भी लाने हैं। वो सब बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ। लेकिन इसमें काजी फाइसा साहब की कहानी किस तरह खत्म हुई, और उनकी अहलिया अब क्या कह रही हैं कि छोड़ दें अब इस मुल्क को, यहां पर जितना हमने एंजॉय करना था, जो कुछ करना था कर लिया, अब चीफ जस्टिस भी बन गए, अब निकले यहां से, क्योंकि जो कुछ होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं है रिटायरमेंट के बाद। तो ये अदील सरफराज साहब सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम है, वो एक सहाफी से बात कर रहे हैं, तो उसमें सुनिए क्या हुआ। ये काजी साहब की एरिया ने उनको कह दिया कि आप मेहरबानी करें, आप रिटायरमेंट लें, और हमने बस अब यहाँ पे नहीं रहना, हमने बल्कि बाहर चले जाना है और सुकून से अपनी लाइफ गुजारनी है, क्योंकि यहाँ पर अब अगर हम रहते हैं तो हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है, तो थोड़ा सा देखिए, अब कुछ ऐसे फैसले हैं कि जिसके बाद हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये देख लिया आपने, रिपोर्टर की बात कर रहे हैं। बाकी जनाब इस वीडियो का तो चर्चा है ही कि जिस तरह से सेनेटर लाए गए अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के, और पहले वो लाए गए, उनसे साथियों को सवाल जवाब करने की इजाजत नहीं मिल रही थी, सिक्योरिटी में लाए गए। इससे भी बुरा हाल जो है बताया जा रहा है कि MNAs का हुआ है, और पहले इनको लाया गया, फिर ये खातून जो पहले रोई थी सेनेट में आके, लेकिन यहाँ अखलाकियात शर्म हया तो है नहीं, ना यूसुफ जगलानी साहब को तरस आया ना किसी को, ताकि खुद कामरान मुर्तज़ा साहब कहते थे कि मैं इन खातून की बात, इस सेंटर की बात 2 मिनट और सुनता तो मैं भी रो देता, लेकिन उन्होंने भी फिर यही जाना बेहतर है कि आईनी तरमीम करवा ही देते हैं, क्योंकि वरना माहौल ज्यादा खराब होगा। हुकूमत अपनी जो मुसव्वदा है, जिसमें फौजी अदालत भी होगी, आईनी अदालत भी होगी, काजी फाइसा भी होंगे, वो सब मंजूर करवा लेगी। तो बेहतर है कि अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपने लोगों को भी बचाएं जो अगवा हुए हैं, तो क्योंकि वरना ये होना है। तो यहाँ ये सब धक्कम-पेल भी होती रही, साथियों के साथ भी होता रहा, और ये सारा सिलसिला जारी रहा। और आपने देखा कि किस तरह वो एक साहब जो है सेनेटर साहब वो व्हील चेयर पर, और देख लीजिए, और इसी तरह जो खातून थी वो भी यहां पर थी, ये सीमा एहसान साहिबा, ये सब कुछ होता रहा। अब आ जाइए वो 10 पॉइंट्स जो डिस्कस नहीं हो रहे।
बिल पास होते ही 10 क्या ऐसे झटके हमें नजर आ रहे हैं जिनको डिस्कस नहीं किया जा रहा, जो असल कहानियां आने वाले वक्त में किसी भी रियासत में सियासतदान के लिए वो चीजें अहम होती हैं, अवाम अहम होते हैं, पब्लिक क्या सोच रही है उसने कभी न कभी जाना है। डिक्टेटरशिप का दौर हमेशा तो नहीं रह सकता, आपने कहीं ना कहीं तो वोट लेने जाना है। और पाकिस्तान की तारीख बताती है कि आप एक दफा मुशर्रफ जैसे 2002 के इलेक्शंस करवा सकते हैं, 2008 में फिर वो रिपीट नहीं कर सके। इस तरह जियाउल हक साहब ने भी जो इलेक्शंस एक दफा जिंदगी में करवाए थे, अयूब खान साहब ने भी एक ही दफा करवाए थे, तो ये इलेक्शन 2024 में इन्होंने करवा दिए हैं। अब दोबारा ये नहीं करवा सकते, जितने मर्जी जजेस अपने लगवा लें, जो मर्जी कर लें। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिंदगी में हर दफा आर्मी चीफ अपने लगवाने की कोशिश की, जज अपने लगवाने की कोशिश की, क्या हाल कर दिया। आज तो उनकी पार्टी ही खत्म हो गई। इस वक्त नून लीग का हाल आप तज्जियाकारों से पूछें, काफ लीग से बुरा हाल है। ये अब वोट मांगने के काबिल नहीं रहे, ये नून लीग जीटी रोड से भी कम हो गई है। तो अब आगे इलेक्शंस में ये इस तरह का भी नहीं हो सकेगा काम। पहली चीज तो ये कि फौजी अदालतों बारे आखिरी मीटिंग तक भी मौलाना को मनाते रहे, मगर बात नहीं बनी। जितनी मीटिंग्स हुई सब में नून लीग की तरफ से था कि फौजी अदालत, फौजी अदालत, फौजी अदालत, वो बात नहीं बन सकी। ये इनको एक हार मिली। फिर काजी फाइज ईसा साहब को हर सूरत लाना चाहते थे, अब काजी का तो नाम भी कोई नहीं ले रहा। यह बात हो रही है, अच्छा मंसूर अली शाह को रोकना है, नहीं रोकना, अच्छा वो आ जाएंगे, फिर हम आईनी जो बेंच बनाया गया है, आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच, उसमें कौन सा जज लाएंगे, वो किस तरह से करेंगे, और उसमें मखसूस नशिस्तों का मामला भी आएगा। वो किस्सा भी खुलना है, वो फैसला ऐसा है कि उस पर मदामत करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो कमेटी है उसमें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बढ़ सकती है, वो भी एक चीज है। तो काजी साहब तो गए। इसके साथ साथ आईनी अदालत का ख्वाब चकनाचूर हो गया कि एक अलग से अदालत होगी, काजी फाइज साहब उसमें एक्सटेंशन लेकर हम दिखाएंगे कि जिस तरह से इन्होंने जब से लगे हैं किस तरह हमारे साथ काम किया, और खासतौर पर नून लीग के साथ जब से जज बने मुसलसल उनके साथ रहे। और इफ्तिखार चौधरी का दौर देखें, उसके बाद फिर नून लीग के लिए जब मुश्किलात आई तो तब एस्टैब्लिशमेंट से अगर टक्कर ली तो नून लीग की खातिर ली, उसके बाद फिर अब देखिए दौर आया तहरीक इंसाफ का तो फिर दूसरी तरफ चले गए। तो नून लीग के साथ इनकी बड़ी अच्छी रही वर्किंग रिलेशनशिप। तो आईनी अदालत में उनको जाना था, लेकिन आईनी अदालत तो बन ही नहीं सकी। और इसके साथ साथ अब यह चीज है कि अगरचे 2 चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन पावर किसके पास होगी, आईनी बेंच के जज के पास या चीफ जस्टिस के पास, ये भी देखना होगा। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स अभी खुलना है, उसमें भी देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल आईनी अदालत तो उस तरह से नहीं बन सकी कि जी वो होगी और एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक होगी। तो अब एक पैरेलल जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है काम। अब एक पैरेलल बेंच का है, उसमें भी देखना है किस तरह से लोग ले जाए जाएंगे, अपने जज की सतह तक लगवा सकेंगे। क्योंकि एक वक्त में तो मंसूर अली शाह साहब भी आप देखें उमर ताबंद दयाल साहब के साथ नहीं थे और मुसलसल साथ देते रहे काजी फाइसा साहब का। तो आज आप देखिए कि वही हाल हुआ कि जी वो मंसूर अली शाह साहब को माइनस करने के लिए क्या क्या किया गया। लेकिन लगता है कि फिर भी वो चीफ जस्टिस होंगे। हुकूमत कमीशन पर मुकम्मल इख्तियार चाहती थी, वो भी नहीं हो सका। अब ये 12 रुकनी कमीशन होगा जिसके पास इख्तियार होगा आईनी बेंच का, आईनी बेंच के जज का, चीफ जस्टिस लगाने का और जजों को पूछने का क्या करें क्या नहीं करें। तो उसमें अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है और उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं किसी के पास होगी और 2/3 मेजॉरिटी से वहां पर फैसले होंगे। तो लिहाजा हुकूमत ऑल इन ऑल उसमें भी नहीं होगी। 5वीं चीज, साबित हो गया हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं था। ये लोग कभी इस आईनी तरमीम पर सर उठाकर फख्र नहीं कर सकेंगे। जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं किस तरह लोगों को लाया गया, सबके सामने है किस तरह इन्होंने वोटिंग करवाई है, किस तरह लोगों को लापता किया है, क्या क्या उनको ऑफर्स की गई। यहां तक एक एमएनए बताया कि उनको कहा गया कि दुबई में तुम्हें वीजा भी लगवा देते हैं, 1 अरब रुपया भी देते हैं, और उसके बाद जब तुम वोट डालने आओगे तो कह देना मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाया था, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हो गया। ये बातें भी हुई हैं। तो अब कभी ये सर उठाकर नहीं जी सकते लोगों के सामने। इनके एमएनएज, एमपीएज पहले तो महंगाई के हवाले से जो उन्होंने मीशत का हाल किया, अब अखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया, आइन का भी जनाजा निकाल दिया, आजाद अदलिया का भी जनाजा निकाल दिया। और याद रखिए कि इन्हीं पर लौट कर आएंगी ये सब चीजें। 6ठी चीज, वकुला की हिमायत मुकम्मल तौर पर खो दी है जी हुकूमत ने। अदलिया में तफरीक फैलाकर कमजोर करने की साजिश इन्होंने की। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आते हैं तो देखना होगा कि अब अदलिया को पता लग गया है कि इन्होंने अदलिया को ही खत्म करने की कोशिश की है। तो कुछ जजेस तो इनके साथ होंगे, लेकिन ओवरऑल जजेस को पता लग गया है कि इन्होंने क्या करना है, किस सोच के साथ आए हैं। तो अब क्या जुडिशरी में जो लोग रह गए हैं, बाज़मीर बाकिरदार लोग, वो किस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं इस मुश्किल माहौल में भी, ये भी देखना होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह को हर सूरत रोकना चाहते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से नहीं रोक पाए। हाँ, अब देखेंगे कि आईनी अदालत या आईनी जो बेंच है उसमें क्या होता है, और क्या मंसूर अली शाह साहब उनके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं या बिल्कुल ही अपना को बंदा लगाएंगे और उसके बाद